2008 में अनिल अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल था। उनकी नेटवर्क लगभग $42 बिलियन था, मतलब कि उस वक्त उनके पास लगभग 1,82,000 करोड़ रुपीस का दौलत था। लेकिन कुछ ही सालों बाद वो इंसान बैंकरप्ट डिक्लेयर करने में मजबूर हो गया। आखिर कैसे? एक ऐसा आदमी जिसको इंडिया का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन माना जाता था, जिस आदमी ने दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी से MBA किया, जिसको इंडिया का बिजनेस फ्यूचर माना जाता था, आखिर उसकी इतनी बड़ी एम्पायर कैसे बिखर गए? और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये बस एक बिजनेस फेलियर की कहानी नहीं है। इस कहानी में फैमिली इन्वॉल्व है, भाइयों की कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व है, इनफैक्ट पॉलिटिकल एंड बॉलीवुड का भी काफी बड़ा रोल है। कुछ ऐसी बिजनेस डॉलर डिसीजन और कुछ ऐसी गलतियां जिसने इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर तक को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम जानेंगे अनिल अंबानी की सक्सेस से लेकर उनकी हिस्टोरिकल डाउनफॉल के बारे में। अनिल अंबानी का जन्म बम्बई में 1959 में हुआ था, धीरूभाई अंबानी इंडिया आने के एक साल बाद। धीरूभाई अंबानी ये चाहता था कि दोनों भाई मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी फ्यूचर में जाकर रिलायंस इंडस्ट्री को साथ में संभाले। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी अपने 20s में ही रिलायंस इंडस्ट्री में काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करने लग गया था। मुकेश अंबानी थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान था, तो वो 1981 में रिलायंस ज्वाइन करता है एज ए फैकल्टी मैनेजर, जो कंपनी का इंटरनल काम को संभालता था। और वहीं अनिल अंबानी थोड़ा एक्सट्रोवर्ट किस्म का इंसान होने के कारण 1983 में अनिल अंबानी रिलायंस को ज्वाइन करता है। वो एक्सटर्नल काम पर ज्यादा फोकस करता था। दोनों भाइयों का काम अपने पर्सनालिटी के हिसाब से सूट करता था। और अनिल अंबानी इतना एक्सट्रोवर्ट था कि उसको पार्टी वगैरह करना काफी ज्यादा पसंद था, सेलिब्रिटीज के साथ घूमना, साथ में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उठना बैठना चालू ही था। अनिल अंबानी काफी कम समय में बॉलीवुड में इतना घुस गया था कि उसको पता नहीं था कि आगे चलकर ये काफी ज्यादा उसको प्रॉब्लम कर सकता है। अनिल अंबानी को बॉलीवुड से इतना गहरा रिश्ता हो चुका था कि वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी टीना मुनई को डेट करना चालू कर दिया था। दोनों ने ये फैसला कर लिया था कि वो दोनों आगे चलकर शादी करेंगे, लेकिन इन दोनों का ये रिश्ता अंबानी फैमिली को मंजूर नहीं था। अंबानी फैमिली अपने कल्चर को किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। अनिल अंबानी टीना के साथ शादी करने के लिए, अनिल अंबानी की शादी रोकने के लिए धीरूभाई अंबानी ने अपनी सभी ताकत लगा दी थी। धीरूभाई अंबानी और मुकेश अंबानी, जो इसका बड़ा भाई था, वो नहीं चाहता था कि अनिल अंबानी और टीना का शादी हो। तो ये शादी रोकने के लिए दोनों ने काफी ज्यादा मुश्किल क्रिएट किया था इन दोनों के लिए। बट अनिल अंबानी यहाँ तक टिक गया था कि शादी करना है तो बस इसी से करना है, वरना वो शादी नहीं करेगा। बाद में जाकर धीरूभाई अंबानी और मुकेश अंबानी को उनके बिजनेस फ्रेंड ने काफी समझाया और वो लोग मान गया कि अनिल और टीना का शादी कर देते हैं। उनको फैमिली में उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था जितना उसको पहले मिलता था। 2002 तक रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया का सबसे जाइंट कंपनी बन चुका था, वैल्यूएशन लगभग $15 बिलियन। बट इस साल अंबानी फैमिली में कुछ बड़ा होने वाला था। जुलाई 2002 को हार्ट अटैक की वजह से धीरूभाई अंबानी चला जाता है, जिस वजह से अब रिलायंस इंडस्ट्री को चलाने के लिए मुकेश और अनिल अंबानी साथ आते हैं। बट ये बस कुछ ही टाइम के लिए। मुकेश अंबानी को चेयरमैन बना दिया जाता है और अनिल अंबानी को वहीं पर उसके एक पोस्ट नीचे वाइस चेयरमैन। जब दोनों भाइयों को अपने अपनी पोस्ट और अपने अपने काम मिल जाता है तो लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री अब स्टेबल होने लगा। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। दोनों भाइयों को यह लगता था कि उससे ज्यादा बेहतर इंसान कोई है ही नहीं। दोनों अपने आप को इतना महान समझने लग गया था कि कोई नहीं चाहता था कि कोई भी भाई आगे बढ़े। दोनों भाई अपने आप में एक बॉस था, मतलब कि कोई भी किसी का बात सुनता ही नहीं था, जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। 1994 में अनिल अंबानी से छुपाकर मुकेश अंबानी संदीप टंडन RIL रिलायंस इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है। संदीप टंडन इससे पहले एक IRS था जो ED के लिए काम करता था। और बाद में अनिल अंबानी को पता चलता था कि ये वही इंसान है जिसने ED का गलत पावर यूज करके अनिल अंबानी के वाइफ के घर पर रेड किया था। और इसके वजह से कंपनी के इंटरनल मामलों में अनिल और मुकेश अंबानी का कोई कनेक्शन था ही नहीं। और तब तक रिलायंस इतना बड़ा बन चुका था कि दोनों भाइयों के बीच में जो लड़ाई हो रहा था उसका इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी में साफ साफ दिखने लग गया था। इन दोनों के बीच में सुलह करने के लिए इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर को आना पड़ा, बट वो काफी नहीं था। इतनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्री को बचाने के लिए बस एक ही रास्ता था, रिलायंस इंडस्ट्री का पार्टीशन। धीरूभाई अंबानी की वाइफ कोकिला बहन अंबानी ने दोनों भाइयों के बीच में बराबर की हिस्सेदारी में कंपनी बांट दिया था। और 2005 में फाइनली रिलायंस इंडस्ट्री दो हिस्सों में बढ़ जाता है और दोनों भाइयों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। मुकेश अंबानी को उस टाइम के काफी फ्लैगशिप कंपनी मिलता है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एंड इंडियन पेट्रोकेमिकल कोऑपरेशन लिमिटेड। और वहीं पर अनिल अंबानी को मिलता है फ्यूचरिस्टिक कंपनी रिलायंस इन्फोकॉम, रिलायंस एनर्जी और रिलायंस कैपिटल। और दोनों भाइयों के बीच में 10 साल का एग्रीमेंट होता है, जिसमें कोई भी भाई अपने भाई के कंपटीशन में अपना कंपनी खोल नहीं सकता। और यहीं से अनिल अंबानी
अंबानी का असली कहानी शुरू होता है। पार्टीशन के बाद अनिल अंबानी की कंपनी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। 2007 आते आते अनिल अंबानी का नेटवर्थ 45 बिलियन डॉलर पहुंच जाता है और साथ साथ अनिल अंबानी इंडिया का सबसे बड़ा IPO भी ले आता है। NDTV has learned that Reliance Power has got the go-ahead for its IPO. It will be Anil Ambani's biggest offering till date. 2008 में अनिल अंबानी रिलायंस पावर का IPO लॉन्च कर देता है। IPO लॉन्च होते ही अनिल अंबानी ने एक ही दिन में 12,000 करोड़ मार्केट से कलेक्ट कर लिया था और ये काफी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब भी हो चुका था और उसके अगले दिन IPO का प्राइस 21% से डाउनफॉल होने लग जाता है। अनिल अंबानी को लगता है कि ये काम मुकेश अंबानी ने कर दिया, बिकॉज मुकेश अंबानी के कुछ फ्रेंड ऐसे थे जिन्होंने रिलायंस पावर की शेयर्स काफी ज्यादा खरीद कर उसके अगले दिन बेच दिया था। दोनों भाइयों के बीच में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कंपनी पार्टीशन होने के बाद भी ये दोनों आपस में लगा रहता था। अनिल अंबानी के पास एक और कंपनी था, रिलायंस कम्युनिकेशंस। अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन को काफी ज्यादा अफोर्डेबल कर दिया था, जिस वजह से ये कंपनी 2G सर्विस आसानी से प्रोवाइड कर पा रहा था और अनिल अंबानी चाहता था कि ये कंपनी काफी ज्यादा ग्रो करे, इसलिए उन्होंने $2 बिलियन का काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद 3G स्पेक्ट्रम पर काम करने लग गया था और कुछ ही समय बाद रिलायंस कम्युनिकेशन 3G मोबाइल नेटवर्क का काफी बड़ा शेयर ले चुका था। अनिल अंबानी यहाँ पर रुकना नहीं चाहता था। टेलीकॉम कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, बट अनिल अंबानी को कुछ बड़ा करना था। 2005 में अनिल अंबानी ने एटलास फिल्म्स को खरीद लिया और 2009 में इसको रीब्रांडिंग करके रिलायंस मीडिया वर्क्स कर दिया था और ये कंपनी बन जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर। रिलायंस मीडिया वर्क्स के अंदर लगभग 700 से ज्यादा स्क्रीन आता था। अनिल अंबानी को पहले से ही सोशल लाइफ काफी ज्यादा पसंद था, न्यूज से बना रहना उसको काफी ज्यादा पसंद था। अनिल अंबानी ने $1.2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वो भी अमेरिकन कंपनी के साथ, ड्रीम वर्क्स के साथ, जो कि फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए। अनिल अंबानी के प्रोडक्शन में वार हाउस, लिंकन, ब्रिज ऑफ पीस, ये कुछ हिट हॉलीवुड मूवीज प्रोड्यूस किया। 2007 आते आते अनिल अंबानी इतना ज्यादा वेल्दी हो चुका था कि सक्सेस अनिल अंबानी के पीछे भाग रहा था। तब अनिल अंबानी का वेल्थ सबसे ज्यादा था, $42 बिलियन। फोर्ब्स 2008 के अनुसार अनिल अंबानी दुनिया का 6th रिचेस्ट इंसान बन चुका था। 2008 में अनिल अंबानी अपने रिलायंस कम्युनिकेशन को एक्सपांड करने के लिए अफ्रीकन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। साउथ अफ्रीकन टेलीकॉम जाइंट MTN ग्रुप के साथ एक डील साइन करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा था कि अगर ये डील हो जाता तो ये डील कम से कम 70 to 80 बिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था। अनिल अंबानी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू 66% रिलायंस टेलीकॉम का बेचने वाला था और वो MTN कंपनी का 34.9% स्टेक अपने पास लेने वाला था। बस एक ही कदम की दूरी थी इस डील के लिए, बट ये डील होने वाला था, बट अनिल अंबानी का ये सपना रातों रात टूट जाता है। बिकॉज अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट था और साथ ही साथ उस एग्रीमेंट में ये लिखा था कि कोई भी भाई अपने कंपनी का शेयर्स बेच नहीं सकता था। अगर बेचना है तो वो शेयर पहले फैमिली मेंबर को ऑफर करना पड़ेगा। इसी डील के वजह से दोनों भाइयों के बीच में फिर से टेंशन जाग उठता है और जो डील MTN कंपनी के साथ होने वाला था वो डील रातों रात कैंसिल हो जाता है, जिस वजह से अब अनिल अंबानी को टेलीकॉम कंपनी चलाने में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। रिलायंस कम्युनिकेशन अपने इस सेक्टर में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। 2G 3G तो काफी अच्छा चल ही रहा था, बट 4G के लिए अनिल अंबानी काफी ज्यादा लोन मार्केट से उठाने लग गया था और इंडिया के साथ साथ अनिल ने चाइनीज कंपनी से भी लोन लिया था। ICB चाइना डेवलपमेंट बैंक, द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना, इन तीनों बैंक से लगभग $1.23 बिलियन का कर्ज लिया था। पिछले कुछ डील कैंसिल होने के वजह से अनिल अंबानी को अपना कंपनी को सर्वाइव करने के लिए दिन ब दिन काफी ज्यादा लोन लेना पड़ रहा था। बस एक ही कंपनी को चलाने के लिए अनिल ने लगभग $7 बिलियन से भी ज्यादा कर्ज लिया हुआ था। अनिल अंबानी के पास दो मेन कंपनी था, एक रिलायंस टेलीकॉम और एक रिलायंस पावर। रिलायंस टेलीकॉम इतना खराब परफॉर्म कर रहा था कि इसलिए अनिल अंबानी ने सोचा कि रिलायंस पावर में थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, बट उसमें भी वो आगे चलकर नाकाम हो जाता है। अनिल अंबानी को रिलायंस पावर चलाने के लिए अपने लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी थी। 2005 में एक सेटलमेंट हुआ था। गैस एक्सट्रैक्शन बिजनेस मुकेश अंबानी के पास चला गया था और पावर जनरेशन बिजनेस अनिल अंबानी के पास था। अनिल अंबानी को पावर जनरेशन के लिए पावर प्लांट खोलना पड़ेगा, उसके लिए गैस चाहिए था जो कि मुकेश अंबानी प्रोड्यूस कर रहा था अपनी कंपनी में। दोनों भाइयों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें ये लिखा रहता है कि $2034 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसी रेट पर अनिल अंबानी को गैस प्रोवाइड किया जाएगा। बट ये अनिल अंबानी को मंजूर नहीं था क्योंकि पहले से ही अनिल अंबानी ने रिलायंस पावर खोलने के लिए लगभग $922 मिलियन लोन ले चुका था। इस कंपनी को चलाने से पहले ही
लोन काफी ज्यादा हो चुका था। रिलायंस पावर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अनिल अंबानी को मुकेश अंबानी से गैस सस्ता खरीदना पड़ेगा। दोनों भाइयों के बीच में काफी ज्यादा बातचीत होने के बाद वो दोनों एक प्राइस पर सहमत हो जाता है, बट वो प्राइस इंडियन गवर्नमेंट को मंजूर नहीं था, बिकॉज गवर्नमेंट ने कहा कि गैस प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, उसी में इन दोनों भाइयों को डील करना पड़ेगा। बट जो गैस प्राइस गवर्नमेंट ने सेट किया था उसमें अनिल अंबानी को पहले से डबल पे करना पड़ रहा था, जो पहले से भी काफी ज्यादा था। अनिल अंबानी के आंखों में रिलायंस पावर का सपना भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। 2016 आते आते अनिल अंबानी इतना ज्यादा लोन में फंस जाता है कि वो ना तो अपने कंपनी को आगे बढ़ा पाता है, ना तो कोई नया कंपनी खोल पाता। 2016 आते आते अनिल अंबानी के पास कुछ बचा नहीं था, और उससे पहले ही 2010 में अनिल और मुकेश अंबानी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। दोनों भाई फ्री था, कोई भी किसी भी इंडस्ट्री में अपना बिजनेस खोल सकता था। वहीं अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन को चलाने के लिए लोन पे लोन ले रहा था। 2016 आते आते मुकेश अंबानी अपना सबसे बड़ा कंपनी लॉन्च कर देता है, रिलायंस जियो। 2016 में जब जियो लॉन्च हुआ तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये इंडिया का डिजिटल फ्यूचर बदल देगा। फ्री वॉइस कॉल और सबसे सस्ता 4G इंटरनेट देकर जियो ने इंटरनेट को हर घर तक पहुंचा दिया। एक वक्त था जब अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन इंडिया का सबसे बड़ा जाइंट टेलीकॉम इंडस्ट्री था, लेकिन बढ़ते डेट, लोन और वक्त में कस्टमर एक्विजिशन न करने के कारण रिलायंस टेलीकॉम धीरे धीरे मार्केट से गायब होने लग गया। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो लॉन्च करके कुछ सालों में ही 500 मिलियन से ज्यादा कस्टमर एक्वायर कर लिया था। रिलायंस जियो इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी बन गया था। अब यहाँ पर मुकेश अंबानी को अपने कंपनी बचाना था और एक तरफ जितना भी लोन लिया था उसको रिपे करना था। वहीं स्वीडन की कंपनी से अनिल अंबानी को एक नोटिस आया था जहाँ पर उसको लोन रिपेमेंट के लिए नोटिस दिया था। लोन रिपे करने के लिए इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने भी अनिल अंबानी को काफी ज्यादा नोटिस भेजा था। अनिल अंबानी को जेल होने से कुछ दिनों पहले मुकेश अंबानी आकर अनिल अंबानी को बचा लेता है, बट अनिल अंबानी को ये मंजूर नहीं था, इसलिए अनिल अंबानी ने अपनी सभी कंपनी बेचकर लोन रिपेमेंट करना चालू कर दिया। बट ये काफी नहीं था। 2020 में अनिल अंबानी ने ब्रिटेन के कोर्ट में खड़े होकर कहा कि वो बैंकरप्ट हो चुका है। अब उनके पास $0 का नेटवर्थ है। तो दोस्तों ये था कहानी अनिल अंबानी का।